हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंडक्टर के बारे में, किसके, प्रेरक के बारे में। कल हमने इंडक्टर का पार्ट 1 कर लिया था। आज की क्लास में हम करने वाले हैं इंडक्टर का पार्ट 2। कल हमने समझा था कि इंडक्टर क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है, कपलिंग फैक्टर क्या होता है। आज क्या क्लास में हम समझने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर की, प्रेरक का जो है संयोजन किस तरह होता है, श्रेणी में होता है, समांतर में होता है, और डॉट नियम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? डॉट रूल के बारे में, और टाइम कांस्टेंट के बारे में, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, इन सब के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप हरियाणा ALMSA की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस बैच से जुड़ जाइए ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास में क्या करेंगे हम, आज सबसे पहले समझेंगे हम प्रेरक का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर की। प्रेरक को हम एक सर्किट में किस तरीके से लगा सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। हमने पिछले 2 चैप्टर में यही पढ़ा है कि रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कैसे लगाते हैं, कैपेसिटर को कैसे लगाते हैं, कैसे उनको हम पैरेलल में लगाते हैं। उसी तरीके से हम पढ़ेंगे आज प्रेरक का संयोजन कैसे होता है एक सर्किट में। हम श्रेणी क्रम में इसे लगा सकते हैं। श्रेणी क्रम में कैसे लगाएंगे? ऐसे L1, L2 और L3 इनको ऐसे सीरीज कनेक्शन में लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों। और L इक्विवेलेंट क्या होगा? L इक्विवेलेंट यानी कि L A और B के बीच में इनका जुड़ाव कैसे होगा। टोटल प्रेरक तो हम कैसे निकालेंगे इसके अंदर, जिस तरह हम रजिस्टेंस के अंदर निकालते हैं ना सीरीज में, वैसे इसमें लगा लेंगे। L1 L2 प्लस L3 सिंपल है, इसमें भी रजिस्टेंस की तरह है। जिस तरह हम रेजिस्टेंस में सीरीज कनेक्शन का टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, उसी तरीके से हम इंडक्टर में सीरीज कनेक्शन में टोटल इंडक्टेंस निकालते हैं। किस तरीके से निकालते हैं? जितने भी हमें प्रेरक का मान दिया होगा उन तीनों को, ये चाहे 4 दियो चाहे 5 दियो, सभी को आपस में बीजगणितीय योग की तरह जोड़ देंगे तो हमें टोटल प्रेरकत्व का पता लग जाएगा उस सर्किट के अंदर। जैसे सीरीज में अगर दिया हुआ है तो सीरीज में सभी प्रेरकत्व को आपस में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल प्रेरकत्व निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार हम समांतर क्रम संयोजन करते हैं। समांतर क्रम संयोजन में भी क्या है, इस तरीके से हम इसे समांतर क्रम में लगाते हैं एक दूसरे के पैरेलल में। और इसमें टोटल कितना होगा इक्विवेलेंट? इसमें टोटल इक्विवेलेंट कितना होगा? 1/L1 प्लस 1/में L2 होगा प्लस 1/में L3 होगा। ठीक है दोस्तों। जिस प्रकार हम रेजिस्टेंस में पैरेलल में निकालते हैं ना, उसी प्रकार हम इंडक्टर में भी पैरेलल में ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, सेम टू सेम होता है, ये बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह है, इसमें कोई कंफ्यूजिंग वाला सिस्टम ही नहीं है। जिस प्रकार हम रेजिस्टेंस निकालते हैं ना पैरेलल में, उसी प्रकार हम इंडक्टेंस निकालेंगे पैरेलल में। 1/में L1 प्लस 1/में L2 प्लस 1/में L3। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आप सभी को इतना समझ आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल है, जिस प्रकार हम रेजिस्टेंस में करते हैं उसी प्रकार हम इंडक्टेंस में करेंगे। बस कंडक्टर का जो कैपेसिटर होता है जो, उसमें थोड़ा अलग होता है। ठीक है, इंडक्टर और रेजिस्टेंस सेम तरीके से निकाले जाते हैं। आगे चलते, आगे क्या पढ़ते हैं? डॉट रूल। क्या? डॉट रूल। इसे क्या है, डॉट से निरूपित करते हैं, डॉट द्वारा इसे निरूपित किया जाता है। क्या होता है डॉट रूल? इस नियम के अनुसार जिस सिरे से धारा प्रवेश कर रही है वह डॉट, अगर वहां पर डॉट लगा हुआ है तो वह क्या है? N पोल बनेगा। वह जिस तरफ डॉट नहीं है वह क्या बनेगा? S पोल बनेगा। चलिए समझते हैं कि कैसे होता है। देखिए, मान लीजिए ये कोई इंडक्टर है, ये 2 इंडक्टर आपस में लगे हुए हैं, किसमें? सीरीज कनेक्शन के अंदर। अब ना एक किसके द्वारा निरूपित करते हैं? डॉट के द्वारा। ठीक है, एक डॉट यहां पर हो गया और एक डॉट यहां पर हो गया। मान लीजिए अगर करंट इस दिशा से जा रहा है, अगर यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, जहां से करंट प्रवेश कर रहा है सर्किट के अंदर, अगर वहां पर डॉट लगा हुआ है तो ये N पोल है और यहाँ ये S पोल होगा। ठीक है, यहाँ पर भी इस इंडक्टर के अंदर जैसे
इस इंडक्टर के अंदर यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, यहाँ पर धारा प्रवेश कर रही है इस इंडक्टर के अंदर, तो ये भी एन पोल होगा और ये एस पोल होगा। ठीक है, यही डॉट रूल है। क्या कहता है, जहां से भी धारा प्रवेश करेगी ना, अगर वहां पर डॉट लगा हुआ है तो मान लीजिए वो एन पोल है, और जहां से धारा जो है बाहर निकलेगी वो एस पोल है। और जहां पर एक और कंडीशन बनेगी इसमें, क्या एक और कंडीशन बनेगी, कैसी, चलिए देखते हैं उसे भी। देखिए मान लीजिए ये एक इंडक्टर लगा हुआ है, ये इसके सीरीज में एक और इंडक्टर लगा हुआ है। मान लीजिए करंट यहां से अंदर जा रही है, लेकिन डॉट लगा हुआ है यहां पर, एक यहां पर लगा हुआ है। ठीक है, करंट तो यहां से अंदर प्रवेश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर डॉट नहीं है, तो क्या है, ये एस पोल बन जाएगा। और जहां से बाहर निकलेगी ये एन पोल। जहां पर भी आपको डॉट दिख गया ना दोस्तों, समझ लीजिए वो एन पोल है, ये एस पोल हो जाएगा और ये एन पोल बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है इतना आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें ना 4 कंडीशंस होती है अलग अलग, उन्हें देख लेते हैं। देखिए, यदि 2 प्रेरक समान ध्रुवता के बिंदु से श्रेणी में जुड़े हों तो दोनों में धनात्मक अन्योन्य प्रेरण प्राप्त होगा। क्या कहना चाहता है, मान लीजिए करंट जो है यहां से प्रवेश कर रही है और वहां पर बिंदु लगा हुआ है, यहाँ पर ये एन पोल बनेगा, यहाँ पर ये एस पोल बनेगा, इसी तरह के यहाँ एन पोल बनेगा, यहाँ पर एस पोल बनेगा। ठीक है, ये सेम टू सेम कंडीशन है। क्यों? क्योंकि दोनों इंडक्टर में जहां से एंट्री हो रही है करंट की, वहां पर डॉट लगा हुआ है। ठीक है, इसमें कैसा अन्योन्य प्रेरण होगा, यानी कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कैसा होगा, इन दोनों में धनात्मक अन्योन्य प्रेरण होगा, धनात्मक अन्योन्य। उसी तरीके से ये सेकंड कंडीशन देख लीजिए आप, जहां से मान लीजिए यहां से करंट जा रहा है, करंट अंदर प्रवेश कर रहा है यहां से, तो ये जहां से बाहर निकल रहा है, इंडक्टर से करंट बाहर निकल रहा है, वहां डॉट लगी हुई है। उसी तरीके से दूसरे इंडक्टर में भी जहां से करंट बाहर निकलेगा ना, वहां पर क्या लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है। तो ये कैसा धनात्मक अन्योन्य प्रेरण होगा। इसमें फॉर्मूला क्या लगता है कि इसमें लगता है L इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 प्लस 2M। इससे क्या है, टोटल L इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं हम किससे, L1 प्लस L2 प्लस 2M। ये किस कंडीशन में लगेगा, जब दोनों जो प्रेरक है समान ध्रुवता के बिंदु से जुड़े होंगे, तब ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, यदि 2 प्रेरक जो हैं विपरीत ध्रुवता के बिंदु से श्रेणी में जुड़े हों तो प्रेरकों के बीच क्या है, ऋणात्मक प्रेरक होगा। किस तरीके से, मान लीजिए यहां से करंट अंदर प्रवेश कर रहा है, तो यहां पर क्या है, इस जो पहले वाला प्रेरक है L1 है, जो इसके अंदर जो डॉट कहाँ लगा हुआ है, जहां से करंट बाहर निकल रहा है। लेकिन जो L2 है, दूसरे वाला प्रेरक है, वहां पर डॉट कहाँ लगा हुआ है, जहां से करंट L2 के अंदर प्रवेश कर रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पर विपरीत ध्रुवता हो गई, यानी कि L1 में तो इस जहां से करंट बाहर निकल रहा है वहां पर डॉट है, और L2 में जहां करंट अंदर जा रहा है वहां पर डॉट है। उसी प्रकार ये दूसरी कंडीशन देख लीजिए, यहाँ पर यहां से करंट अंदर गया, यहाँ पर क्या है, L1 में कहाँ डॉट आ गया, जहां से अंदर करंट जा रहा है, और L2 में कहां पर डॉट आया, जहां से करंट बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, यहां पर क्या फॉर्मूला लगेगा, यहां पर L इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला लगेगा, यहां पर लगेगा L1 प्लस L2 माइनस 2M। यहां पर M का क्या मतलब है, M का मतलब है म्यूचुअल इंडक्टेंस। M का क्या मतलब है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये तब लगेगा जब दोनों जो है, दोनों इंडक्टर की पोल जो है अलग ध्रुवता से जुड़े होंगे। ठीक है दोस्तों, अलग अलग ध्रुवता से जुड़े होंगे दोनों प्रेरक, ये तब लगेगा। अब तीसरी कंडीशन क्या होती है, तीसरी कंडीशन क्या है, यदि प्रेरकों को समान ध्रुवता से समांतर में जोड़ा जाए तो क्या है, दोनों प्रेरकों के बीच जो है अन्योन्य प्रेरण, यानी कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किसका, एडिंग नेचर का होता है। एडिंग नेचर का, किस तरीके का, एडिंग नेचर का होता है। कब, जब समांतर क्रम में जुड़ा हुआ समान ध्रुवता के साथ। ये देखिए पहली कंडीशन देखिए, करंट अंदर गया, यहां पर भी एन पोल आ गया, जैसे कैसे, जहां पर करंट अंदर गया वहां पर डॉट है। उसी तरीके से L2 जो है, L2 में भी जहां करंट अंदर गया वहां पर डॉट लगा हुआ है, यानी कि ये समान ध्रुवता से है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, मान लीजिए करंट इस दिशा से अंदर गया, यहाँ पर डॉट नहीं है, जो L1 है, L1 में डॉट कहाँ है, जहां करंट
बाहर निकल रहा है, और L2 में भी डॉट वहां है जहां करंट बाहर निकल रहा है। यहां पर L इक्विवेलेंट क्या होगा, यहां पर L इक्विवेलेंट होगा L1 इंटू L2 माइनस M स्क्वेयर, कितना, माइनस M स्क्वेयर। नीचे आएगा L1 प्लस L2 माइनस का 2M। L इक्विवेलेंट क्या होगा यहाँ पर, L इक्विवेलेंट होगा ये L1 इंटू L2 माइनस M स्क्वेयर अपॉन L1 प्लस L2 माइनस 2M। ये कब होगा, जब समान ध्रुवता से समांतर में जुड़े होंगे। ठीक है दोस्तों, अगली कंडीशन क्या कहती है, यदि दो प्रेरक विपरीत ध्रुवता से बिंदु में समांतर में जुड़े हों तो प्रेरकों के बीच अन्योन्य प्रेरण जो है घटाव प्रकृति का होता है। किसका, घटाव प्रकृति का होता है। देखिए यहाँ पर करंट L1 में डॉट कहां पर है, जहां पर करंट अंदर प्रवेश कर रहा है, और L2 में कहां पर है, L2 में वहां पर है जहां पर जो करंट है बाहर निकल रहा है, यानी कि होगी यहाँ पर विपरीत ध्रुवता। उसी प्रकार ये दूसरी में देखिए, दूसरी कंडीशन है जो यहाँ पर L1 में तो डॉट वहां लगा हुआ है जहां करंट बाहर निकल रहा है, और L2 में डॉट वहां लगा हुआ है जहां पर करंट जो है अंदर जा रहा है। तो यहां पर L इक्विवेलेंट क्या होगा, L इक्विवेलेंट यहां पर निकालेंगे L1 इंटू L2, L1 इंटू L2 माइनस M स्क्वेयर, माइनस M स्क्वेयर अपॉन L1 प्लस L2 प्लस 2M प्लस 2M। क्या हो गया यहाँ पर L इक्विवेलेंट, L1 इंटू L2 माइनस M स्क्वेयर अपॉन L1 प्लस L2 प्लस 2M। ठीक है दोस्तों, आ गया। ये था डॉट रूल। देखिए दोस्तों, जो डॉट रूल है ना, हरियाणा में तो ना अभी तक इस जो टॉपिक से ना एक भी सवाल आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन हमें पढ़ना जरूरी है क्योंकि आगे का कुछ पता नहीं होता, मन माने एग्जाम में पूछ ही ले। ठीक है, वैसे तो आज तक हरियाणा के एग्जाम में ना डॉट रूल से कोई एग्जाम आया नहीं, एक भी सवाल आया नहीं है, लेकिन सेंटर वाले एग्जाम है जैसे DRDO, इसरो, बार्ग जो है वो इस टॉपिक से सवाल पूछ लेता है। ठीक है, वैसे हरियाणा में आज तक आया नहीं है। यदि आपको ये पढ़ना है तो आपकी मर्जी है, आप पढ़ सकते हो। अगर आपको छोड़ना है इसे, इस टॉपिक को आप छोड़ भी सकते हो। मेरी मानोगे तो मैं तो यही कहूंगा, आप एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि ज्यादा मुश्किल तो है नहीं, बिल्कुल आसान टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे है प्रेरणीय प्रतिघात, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस जिस तरह हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस पढ़ा था उसी तरह होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखिए, यदि किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाह के लिए प्रेरक क्या है, प्रेरक द्वारा किया जाने वाला विरोध जो है प्रेरणीय प्रतिघात कहलाता है। कोई ऐसी सर्किट है उसके अंदर जो प्रेरक द्वारा किया जाने वाला विरोध है वो कौन सा होता है, प्रेरणीय प्रतिघात। जिस तरह एक नॉर्मल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है उसी तरह इंडक्टिव वाले सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। इसका प्रतीक क्या होता है, XL। X का तो मैंने आपको क्या बताया था, रिएक्टेंस का होता है। X किसका होता है, रिएक्टेंस का। और ये L किसको डिनोट कर रहा है, ये कर रहा है इंडक्टिव को। तो क्या बन गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस का क्या हो गया, XL। इसका मात्रक क्या होता है, ओम ही होता है। मात्रक क्या होता है, ओम। इसका भी, रेजिस्टेंस का भी, रिएक्टेंस का भी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का भी। ठीक है दोस्तों, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, XL बराबर 2 पाई FL। XL 2 पाई FL। F क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी, L क्या है, इंडक्टेंस। ठीक है, अब एक चीज देखिए, अगर इसे हम डीसी में यूज करेंगे, अगर हम इंडक्टिव रिएक्टेंस में डीसी करंट का यूज करें तो क्या होगा। आप सभी को पता है फ्रीक्वेंसी कितनी होती है डीसी की, 0 हर्ट्ज होती है, 0 हर्ट्ज। अगर हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मान रख दें 2 पाई, फ्रीक्वेंसी का क्या मान है 0, और यहाँ पर रख दिया L, तो ये क्या है, सारा ही 0 बन जाएगा। एक्सएल का मान क्या बन जाएगा, 0। इससे हम ये समझे जब भी इंडक्टर में डीसी करंट का यूज किया जाएगा ना, तो वहां पर इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान 0 होगा, यानी कि वहां पर जो इंडक्टर है शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, क्योंकि उसके अंदर कितना हो गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना हो गया, 0 हो गया, यानी कि करंट को कोई रोकने वाला है नहीं उसके अंदर। तो वो क्या है, एक तरीके से शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह, शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करेगा। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, एक्सी में क्या पढ़ा था, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस में क्या पढ़ा था, 1/2 में 2 पाई एफ सी।
अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मान की रखा था, क्या आया था, 1/0 आया था, यानी कि इन्फिनिटी। जब भी हम कैपेसिटर के अंदर डीसी का यूज करेंगे ना, तो वो क्या है, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, क्योंकि उसमें एक्सी जो है अनंत हो जाएगा, और अनंत होगा तो क्या है, वो ओपन सर्किट की तरह काम करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर हम इंडक्टर में डीसी करंट का यूज करेंगे तो क्या है, वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करेगा, शॉर्ट सर्किट। और अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो जो है इंडक्टर अपना काम नहीं करेगा। इसलिए जो इंडक्टर का यूज है हम केवल एसी करंट में ही कर सकते हैं। अगर हम डीसी में करेंगे तो इंडक्टर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे इतना समझ। इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गया होगा समझ, एक्सएल बराबर 2πfl, और डीसी जो है इसमें शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करता है, और डीसी के अंदर क्या करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करता है। और कैपेसिटर जो है डीसी करंट के साथ ओपन सर्किट की तरह काम करता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है समय स्थिरांक, यानी कि टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट हमने कैपेसिटर में भी पढ़ा था, इसमें भी देखते हैं क्या होता है। समय स्थिरांक को या तो आवेशन या विसर्जन के लिए परिभाषित किया जाता है। किसको, या तो आवेशन के लिए या फिर विसर्जन के लिए परिभाषित किया जाता है। किसी प्रेरणिक परिपथ के लिए समय स्थिरांक का वह समय जहां प्रेरण चार्ज हो जाए, यानी कि जहां पर प्रेरक चार्ज हो जाए तो उसे आवेशन समय कहते हैं। क्या कहते हैं, जब एक प्रेरक जो है चार्ज होता है तो उसे आवेशन समय कहते हैं। और जब किसी प्रेरणिक परिपथ में कोई इंडक्टर है जो डिस्चार्ज हो जाए तो उसे हम डिस्चार्जिंग समय कहते हैं। ठीक है, और डिस्चार्ज कब होता है, जब वो अपने अपने पूरे मान का 63.2% डिस्चार्ज हो जाता है। अपने कुल मान का 63.2% डिस्चार्ज हो जाता है तो हम उसे डिस्चार्जिंग टाइम कहते हैं। और बचता कितना है, ये 36.8%। कितना, 36.8% बचता है, और 63.2% डिस्चार्ज हो जाता है, उसको क्या कहेंगे हम, डिस्चार्जिंग टाइम कहते हैं। अब टाइम कांस्टेंट को कैसे डिनोट करते हैं, हमने पिछले चैप्टर में भी बताया था आपको। इससे टाइम कांस्टेंट को ऐसे डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, एल बटा में आर, एल बटा में आर। और ये किस में होता है, सेकंड में। किस में होता है, सेकंड में। यहाँ पर जो है टाइम कांस्टेंट देखिए, टाइम कांस्टेंट जो है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, इसलिए परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाने से जो है समय स्थिरांक घट जाता है। अगर हम प्रतिरोध का मान बढ़ा देंगे तो यहाँ पर क्या है, स्थिरांक घट जाता है। क्या होता है, टाइम कांस्टेंट जो है घट जाता है। ठीक है, और आगे क्या कहता है, आदर्श धारा स्रोत से प्रेरक तुरंत चार्ज हो जाता है। इसका क्या मतलब है, जो आदर्श धारा स्रोत होता है ना दोस्तों, आदर्श धारा स्रोत होता है उसमें जो है इन्फिनिटी रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है। जब भी हम आदर्श की बात करेंगे ना तो वहां पर या तो जीरो होगा या फिर अनंत ही होगा। जब भी हम आदर्श की बात करेंगे तो जीरो होगा या अनंत होगा। और इसलिए धारा जो करंट सोर्स की बात कर रहा है, करंट सोर्स में जो है रेजिस्टेंस अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए अब मान लीजिए प्रतिरोध बढ़ गया तो टाइम क्या है, अपने आप ही घट जाएगा। अगर प्रतिरोध बढ़ गया तो टाइम घट जाएगा। इसलिए ये कहता है प्रेरक जो है तुरंत चार्ज हो जाता है। कब, जब रेजिस्टेंस बढ़ता है। और रेजिस्टेंस कब बढ़ता है, करंट सोर्स में। करंट सोर्स में क्या है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। इसलिए अगर हम करंट सोर्स का यूज करेंगे एक प्रेरक में तो क्या है, वहां पर तुरंत चार्ज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर प्रतिरोध को कम कर देंगे ना तो क्या है, टाइम कांस्टेंट का मान अपने आप ही बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे ना कुछ एक शब्दावलियां हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं क्या है। कुछ लाइनें हैं इंपॉर्टेंट है। पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय फ्लक्स के उत्पन्न होने का विरोध करता है क्या कहलाता है, प्रतिष्ठम कहलाता है। क्या कहलाता है, रिलक्टेंस कहलाता है। कौन, वह पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय फ्लक्स के उत्पन्न होने का विरोध करता है उसे प्रतिष्ठम कहते हैं। जिस प्रकार एक नॉर्मल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है उसी तरीके से चुंबकीय एक सर्किट में प्रतिष्ठम होता है, यानी कि रिलक्टेंस होता है। इसका मतलब क्या होता है, ओम होता है।
आगे क्या है, जब एक विद्युत चुंबकीय परिपथ का स्विच ऑफ किया जाता है, क्या है, स्विच को ऑफ कर देंगे, मान लीजिए कोई एक मैग्नेटिक सर्किट है और उसका स्विच ऑफ कर देंगे, तो उसमें उच्च प्रेरकत्व के कारण, हाई इंडक्टेंस के कारण जो है स्विच के कॉन्टैक्ट पर स्पार्किंग उत्पन्न हो जाती है। क्या होती है, जब भी हम एक बटन बंद करेंगे ना मैग्नेटिक सर्किट का, तो उसके अंदर जो है स्पार्किंग उत्पन्न होती है, और इस स्पार्किंग को खत्म करने के लिए जो है स्विच के कॉन्टैक्ट पर एक कैपेसिटर जोड़ दिया जाता है। स्विच के कॉन्टैक्ट के मध्य एक कैपेसिटर जोड़ दिया जाता है। कैपेसिटर जोड़ने से क्या है, वो स्पार्किंग खत्म हो जाती है। ये एक बार सवाल आया हुआ है एग्जाम में कि मैग्नेटिक सर्किट में स्पार्किंग को खत्म करने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। और कहां पर किया जाता है, उसके टर्मिनल पर, किसके, स्विच के टर्मिनल पर प्रयोग किया जाता है कैपेसिटर को स्पार्किंग को खत्म करने के लिए। आगे क्या है, प्रेरकत्व की अन्य इकाई वेबर प्रति एम्पेयर होती है। क्या होती है, प्रेरकत्व की अन्य इकाई वेबर प्रति एम्पेयर होती है। जैसे हमने पढ़ा था एल का मान क्या होता है, एन फाई बाय आई, तो यहाँ पे फाई क्या क्या हो गया, वेबर, फाई की यूनिट क्या होती है, वेबर, और करंट की क्या होती है, एम्पेयर। तो यहां से क्या बन गया, वेबर प्रति एम्पेयर। प्रेरक की पहली इकाई क्या होती है, प्रेरक की पहली इकाई होती है हेनरी। क्या होती है, हेनरी। और दूसरी इकाई और अन्य इकाई क्या होती है, वेबर प्रति एम्पेयर। एल बराबर एन फाइव बाई आई, वेबर प्रति एम्पेयर। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। हमारा आज का चैप्टर जो है, ये इंडक्टर वाला जो चैप्टर है, ये खत्म हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इंडक्टर का जो है चैप्टर खत्म हो चुका है। कोई ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं था, बिल्कुल आसान चैप्टर था। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है, डॉट नियम के बारे में पढ़ा है, और इंडक्टर को सीरीज और पैरेलल में कैसे लगाया जाता है, टाइम कांस्टेंट के बारे में पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कुछ कोई पार्ट है जो समझ नहीं आया, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप हरियाणा ALMS की तैयारी कर रहे हैं तो लगातार हमारे इस बैच से जुड़े रहिए। ठीक है, यदि आपका कोई दोस्त है वो भी हरियाणा ALMS से या फिर सेंटर के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जैसे DRDO, इसरो, बार्क, DMRC, टेक्निकल हेल्पर, तो हमारे इस बैच को आप उसको बता सकते हैं ताकि उसको भी कुछ हेल्प मिल सके। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।